नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम सभी प्रश्नों का बारी बारी से इस वीडियो में वर्णन करेंगे। ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, तो इन सभी प्रश्नों में अवश्य टच करेगा, क्योंकि हमने इस पाठ से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निचोड़ रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल क्या है। आप पहला सवाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ इनमें से क्या है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है क्या है, निबंध है कि कहानी है कि जीवनी है। तो आपको टिक करना होगा ललित निबंध पर। याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाखून का बढ़ना क्या दर्शाता है। तो नाखून का बढ़ना दर्शाता है ना कि हम पहले पशु थे, हम आदि मानव से मानव बने हैं, हम आदि मानव से मानव बने हैं। तो नाखून का बढ़ना क्या दर्शाता है, तो हमारे अंदर पशुता को निर्देशित करता है कि आप पहले पशु थे। ठीक है, और हम बार बार अपने नाखून को काट कर कहते हैं कि हम पहले पशु थे, लेकिन अब पशु ना रहे, हम अब इंसान बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाखून का बढ़ना पशुता का निशानी है और नाखून का काटना इंसानियत की निशानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है बड़ा दयनीय जीव कौन होता है। तो अल्पज्ञ पिता। याद रखिएगा, जो अल्पज्ञ पिता है यानी जो कम जानता है पिता, जिसके पास बुद्धि कम है, जिसके पास ज्ञान यानी शिक्षा कम है, वह पिता जो होता है ना, बड़ा ही दयनीय प्राणी होता है, क्योंकि वे ना अपने बच्चों के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। बच्चे अपने पिता से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे उनका प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं, वे अनपढ़ हैं। ठीक है, तो आप लोग सही से पढ़िए, भविष्य में ऐसी बात आपके साथ ना घटे कि आपका पुत्र कहे कि मेरे पिता को ये नहीं आता है, वे नहीं आता है, वे पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास शिक्षा का अभाव है। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है कौन निर्लज और बेहाया होकर बढ़ता है। तो नाखून जो है ना, निर्लजी है, बेहाया है, ये बढ़ता है। हम प्रत्येक सप्ताह हर संडे को नाखून काटते हैं और फिर ये बढ़कर 6 दिन में तैयार हो जाता है। मतलब ये निर्लज है, बेहाया है, फिर भी हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में निर्लज और बेहाया कौन है, तो नाखून। ठीक है, हम इसको बार बार काटते हैं और यह बार बार निकल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीन काल के लोग अपने किस अंग पर त्रिकोण या चंद्राकार आकृतियां बनाते थे। तो नाखून। मतलब प्राचीन काल के लोग जो थे ना, नाखून रखने का ना उनके अंदर बहुत ही बड़ा शौक था। वे नाखून रखने के शौकीन थे और वे अपने नाखून पर ना तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, अगला सवाल है किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, गौर देश। गौर देश के जो लोग थे ना, वे ना बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ आज भी कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड में नाखून बढ़ाते हैं, लड़कियाँ खासतौर पर अधिकांश नाखून बढ़ाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य का पहला हथियार कौन था। तो याद रखिएगा, मनुष्य का यानी आदि मानव का पहला हथियार कौन था, तो नाखून था, और नाखून के बाद क्या था, दांत था। याद रखिएगा कि मनुष्य का पहला हथियार क्या था, तो नाखून, और मनुष्य का दूसरा हथियार क्या था, तो दांत। पहला हथियार नाखून, दूसरा हथियार दांत। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखक की बेटी ने मानो किससे प्रश्न पूछ लिया।
मतलब लेखक की बेटी में अनजाने अनजाने में एक लेखक से सवाल कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन बैठे हुए थे, उनकी बेटी बहुत छोटी थी और छोटे बच्चे अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं, वे हमको मतलब अचंभित कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन बैठे हुए थे ना, तो उनकी बेटी आई और उनकी बेटी ने इनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इन्होंने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर इतना मंथन किया कि ये एक पाठ ही लिख दिए जिसका नाम रखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और ये पाठ जो है ना हमारे अंदर इंसानियत जगाती है और पशुता का नाश करती है, यानी हमारे अंदर से जानवर को मारती है और इंसान को निकालती है। प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण दोनों विद्यमान है। इधर से राम जी निकलते हैं और नेक काम करने को कहते हैं, इधर से रावण निकलता है बुरे काम करने को कहता है। इसलिए आप राम की सुने, रावण की ना सुने। उसी तरह प्रकार बच्चियों के अंदर भी एक तरफ से शूर्पणखा निकलती है और एक तरफ से सीता माँ निकलती है। सीता माँ अच्छा काम करने के लिए कहती है और शूर्पणखा गलत काम करने को कहती है। ठीक है, तो एक दिन बच्ची ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इन्होंने सोचा ये सवाल जो मेरी बेटी पूछी है सिर्फ हमसे नहीं पूछी है, पूरे मनुष्य जाति से पूछी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लेखक की बेटी ने मानो किससे प्रश्न पूछ लिया, तो पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया, पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया। याद रखिएगा कि लेखक की बेटी ने पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अगला सवाल है सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखिएगा सर्वप्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश का इतिहास बहुत पुराना है। तो याद रखिएगा भारत का जो इतिहास है ना बहुत ही पुराना है और सराहनीय भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन कहते हैं जिस प्रकार पूंछ झड़ गए ठीक उसी प्रकार एक दिन नाखून भी झड़ जाएंगे। तो जो जंतु वैज्ञानिक है ना, जंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार आदि मानव में पहले पूंछ हुआ करते थे, तो आदि मानव से मानव बनने तक पूंछ झड़ गए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का एक दिन नाखून भी झड़ जाएगा। और इस बात को किसने कहा है, तो जंतु वैज्ञानिकों ने कहा है। देखिए आगे कितना सच बात है। ठीक है, लेकिन ये तो अंग है हमारे शरीर का, ये नाश नहीं होगा। लेकिन हिंदी के बुक में पढ़ना है कि किसने कहा था कि जिस प्रकार हमारे पूंछ हट गए उसी प्रकार नाखून भी हट जाएंगे। तो ये ना जंतु वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए इसको कि किसने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। तो याद रखिएगा कालिदास जी जो कि महामूर्ख से महाविद्वान बने थे, कालिदास जी ने ही कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए खराब नहीं होते। लोग बोलता है ओल्ड इज गोल्ड, यानी सभी पुराने ना अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए खराब नहीं होते। ठीक है, यानी कुछ पुराने अच्छे भी होते हैं और कुछ पुराने खराब भी होते हैं, कुछ नए अच्छे भी होते हैं, कुछ नए खराब भी होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उस परंपरा को निभाए। यदि परंपरा में कुछ अच्छा सच्चाई दिखाई दे रही है तो आप उस परंपरा को निभा सकते हैं, और यदि उस परंपरा से मानव जाति को हानि पहुंचती है, प्रकृति को हानि पहुंचती है, तो आप उस परंपरा को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा था मनुष्य को सबसे दुख सुख में शामिल होना चाहिए। किसने कहा था कि मनुष्य को सबके दुख और सुख दोनों में शामिल होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने। क्या किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है, याद रखिएगा कि किसने कहा था कि मनुष्य को सबके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने कहा था। कितना अच्छा बात कहे थे। ठीक है, देखिए जो सुख में आए और दुख में ना आए वह दोस्त नहीं है, दुश्मन है। मतलब जो बंदा सुख में लेट से आता है,
दुख में पहले आता है वही असली दोस्त है। इसको आप अपने चारों तरफ आप महसूस भी कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। किसने कहा था बाहर क्या देख रहे हो, अपने अंदर देखो। चले जग को सुधारने, पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो सुधर जाओ, बाद में जग को सुधारना, ठीक है। तो किसने कहा था पहले बाहर नहीं अंदर की ओर देखो, अंदर अपने अंदर के सही प्रकार के अवगुणों को दूर करो। तो याद रखिएगा इस बात को, इतना अच्छे बात को ना बूढ़ा व्यक्ति कहा था। एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि बाहर की ओर नहीं पहले अंदर की ओर देखो, ठीक है। अपने अंदर की ओर देखो, पहले खुद सुधरो, बाद में जमाने को सुधारना है, ठीक है। इस प्रकार आप अगले प्रश्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 नंबर सवाल है 16 नंबर कि आज से कितना समय पहले भारतवासी नाखून को जमकर संवारते थे। मतलब भारत में भी नाखूनों का सजाना संवारना काफ़ी प्रचलित माहौल रहा है। मतलब आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारत के लोग अपने नाखूनों को जमकर संवारते थे, ठीक है। लेकिन आज भी ऐसा होता है, अधिकांश जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वे बड़े बड़े नाखून रखती हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए और ज़रूरी है। हम खुद कहते हैं कि सही प्रत्येक बच्चियों को लेफ्ट हैंड में नाखून रखना चाहिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दूसरा हथियार क्या था। तो याद रखिएगा हमने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य का पहला हथियार नाखून था और दूसरा हथियार दांत था। क्या था? दांत था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ऋषि मुनि के हड्डी से देवताओं के राजा इंद्र का वज्र बनाया गया था। तो याद रखिएगा दधीची मुनि। कौन मुनि थे जी? दधीची मुनि। यानी दधीची मुनि के हड्डी से इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा इंद्रदेव का वज्र बनाया गया था। जब बजरंग बली यानी हनुमान जी बचपन में सूर्य भगवान को निगल गए थे तो इन्होंने यानी इंद्र भगवान ने इसी वज्र से उनके मुख पर वार किया था, जिसके कारण सूर्य भगवान बाहर निकले थे। तो पवन देव आ गए और पवन देव इंद्र से मतलब बहुत उतावला हो गए, मारने को तैयार हो गए। लेकिन सब बाद में सभी देवताओं ने क्षमा मांगा, तब जाके पवन देव शांत हुए। इस प्रकार ये घटना घटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रामचंद्र जी के बानरी सेना के हथियार क्या थे। तो हमने रामायण में देखा है कि रामचंद्र जी की बानरी जो सेना थी उन्होंने गद्दों से गद्दा जो होता है ना, गद्दा से यूज़ किया था। लेकिन इस बुक में हमको पढ़ना है ना, रामचंद्र जी के बानरी सेना के जो हथियार थे ना, क्या थे? पत्थर थे और पेड़ की डालियाँ, ठीक है। इस तरह कक्षा 10वीं के पाठ 4, इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 19 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ था। इस तरह सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के पाठ 5 का वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वह भी वीडियो जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी ही लाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।